अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फास्ट स्पोर्ट्स। यू आर वाचिंग गोल्डन बूट। आई एम योर होस्ट अली मिर्जा और मेरे साथ मौजूद हैं सहरियाब आफरीदी। आइए नजर डालते हैं प्रोग्राम में आज की टॉप स्टोरीज पर। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मुकाबले जारी। इंग्लैंड की शानदार परफॉर्मेंसेस की वजह से क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड ने अपनी जगह बना ली। ऑस्ट्रेलिया और डेनमार्क के दरमियान होने वाले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने 0 के मुकाबले में 2 गोल से फतह हासिल करके फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। पाकिस्तान फुटबॉल है सऊदी अरब के रहमो करम पर। क्या वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के लिए सऊदी अरब कर पाएगा पाकिस्तान की मदद? नेमार ने क्या दरख्वास्त की पीएसजी से और क्या पीएसजी इस दरख्वास्त को कबूल करेगा? हैरी केन को लेकर है टॉटनहम और बायर्न म्यूनिख दोनों परेशान। डेडलॉक बरकरार, क्या होगा मुस्तकबिल हैरी केन का? बार्सिलोना की मुश्किलात में कमी ना हुई, एक और खतरे की घंटी बज गई। चेल्सी को प्रीमियर लीग शुरू होने से पहले ही एक बहुत बड़ा धचका लग गया। तमाशाइयों के दरमियान शदीद लड़ाई, एक शख्स की जान ले गई। ये सब कुछ देखिए आज गोल्डन बूट में। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट और प्रोग्राम में बात करेंगे फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप के बारे में और फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप के मैचेस। इंग्लैंड वर्सेस नाइजीरिया पहला मैच जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये मैच हुआ है और 0-0 गोल से बराबर रहा मुकर्रर वक्त तक। उसके बाद पेनल्टी शूटआउट्स पे ये मैच गया और ये बड़ी हैरानी की बात है कि इंग्लैंड जैसी टीम के लिए मैच पेनल्टी शूटआउट्स पे गया है और जहां पर यूएसए भी हार गई थी और ये भी एक रिस्की था उनके लिए। पेनल्टी शूटआउट्स पे उनके लिए जीतना क्या ट्रिकी था या नहीं था। 4-2 से उन्होंने जीता और बहुत ही शानदार मैच और बहुत ही थ्रिलिंग मैच था अफरीदी। और मुझे तो ऐसे लग रहा था कि इंग्लैंड की किस्मत अच्छी रही है, पेनल्टी शूटआउट्स पे चली गई, वरना जो हालात लग रहे थे उसमें लग रहा था कि नाइजीरिया इंग्लैंड को हरा देगी। अच्छा, मैच से पहले एक चीज़ तो मतलब सर्टन थी कि नाइजीरिया जो है वो एक टफ टीम है और इंग्लैंड को टफ फाइट इस लिहाज से देगी कि नाइजीरिया पूरे वर्ल्ड कप में सबसे मजबूत डिफेंसिवली टीम थी। मतलब जो सबसे कम गोल्स किसी टीम ने अगर कंसीड किए हैं तो उसमें नाइजीरिया टॉप ऑफ द लिस्ट थी। उनकी गोलकीपर भी आउटस्टैंडिंग और उनकी डिफेंस लाइन भी जो है वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है पूरे टूर्नामेंट में। कंपेयर करें बाकी टीम्स में से तो इनकी डिफेंसिव लाइन सबसे स्ट्रांग है। हाँ, और इसको ब्रेक करना मुश्किल था। अब दूसरी चीज़ ये थी कि क्या अगर पेनल्टीज पे चली जाती है तो इंग्लैंड के पास वो मेंटल स्ट्रेंथ है ओवरकम करने के लिए नाइजीरिया को। तो उसमें वो हमने देखा क्योंकि यूएस का भी यही सीन लगा कि वो पेनल्टी शूटआउट के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थी। ये तैयारी लग रही थी। तैयार इंग्लैंड इस लिहाज से भी लग रही थी कि इन्होंने जो चैंपियनशिप भी जीती थी यूरो की वो भी पेनल्टीज पे जाके जीते थी। तो वो पहले से प्रिपेयर्ड थी टीम। लेकिन गोलकीपर का बहुत क्रेडिट है क्योंकि कुछ ऐसे यकीनी सेव्स थे जो किए हैं उन्होंने। नाइजीरिया के जो उनके अटैक ने, नाइजीरिया का अटैक बहुत ज़बरदस्त खेला है और इंग्लैंड के जो गोलकीपर उनकी बात कर रहा हूँ। पहले स्टैट्स पे एक नज़र डालते हैं और स्टैट्स देखते हैं कि दोनों टीम्स की तरफ से क्या एफर्ट की गई और क्या अचीव किया। शॉट्स आप देख रहे हैं 20 थे नाइजीरिया की तरफ से, इंग्लैंड की तरफ से 12 थे। शॉट्स ऑन टारगेट 2 थे नाइजीरिया की तरफ से जबकि 4 थे इंग्लैंड की तरफ से। पोजीशन आप देख रहे हैं 57% इंग्लैंड के पास था, 43% नाइजीरिया के पास था। पासेस आप देख रहे हैं, पास एक्यूरेसी देख रहे हैं। कॉर्नर्स 5 मिले हैं नाइजीरिया को, 6 मिले हैं इंग्लैंड को। पेनल्टी शूटआउट्स पे 4-2 से जीता है ये मैच। अफरीदी वही बात के जो अटैक था नाइजीरिया का, इंग्लैंड एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी इस तरह का अटैक, जिस तरह का अटैक उन्होंने किया है। जी बिल्कुल, क्योंकि इंग्लैंड मोस्टली मैच से पहले यही प्रेडिक्टेड था कि अटैक्स इंग्लैंड ज़्यादा करेगी और नाइजीरिया अपने डिफेंस पे रिलाई करेगी और किसी तरह एक मैच में काउंटर अटैक का मौका लेके जिस तरह वो यहाँ तक पहुँची थी 1-0 से ज़्यादा वो मैचेस जीतती आ रही थी। लेकिन जिस तरह नाइजीरिया ने खेला, सरप्राइज किया था इंग्लैंड को और ऑलमोस्ट लग रहा था एंड टाइम तक कि शायद इंग्लैंड भी आउट हो जाए टूर्नामेंट से। लेकिन एक अच्छा एस्केप था इंग्लैंड का और इससे बहुत सारी चीज़ें इनको सीखने को भी मिली होंगी। बिल्कुल मिली होंगी और हम कल भी बात कर रहे थे इंग्लैंड जो है वो फेवरेट्स बन गई है इस वर्ल्ड कप की क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त उनकी परफॉर्मेंस रही है। और नेक्स्ट मैचेस अब बड़े इंपॉर्टेंट होंगे इंग्लैंड के लिए क्योंकि इस मैच में अपनी कमियों को जो की हैं उन्होंने वो दूर कर सकते हैं और उनमें अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। जो प्लेयर हमने फीचर किए हैं वो ऑफकोर्स नाइजीरिया की हैं और ये वही प्लेयर हैं, अगर इनका वो शॉट अफरीदी लग जाता तो गोल के अंदर जाता क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने खेला है। एशली मेगन की बात कर रहे हैं और एशली मेगन की बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस थी। स्टैट्स पे एक नज़र डालते हैं एशली के स्टैट्स क्या कहते हैं एशली मेगन के।
ये आपके सामने रेटिंग 8.7 है, मिनट्स जो प्ले किए वो 120 थे, एक्यूरेट पासेस 76%, टचेस 104, और इसके साथ साथ आप देख रहे हैं रिकवरीज भी 8 थी, पासेस इनटू फाइनल थर्ड 14 थे, सक्सेसफुल ड्रिबल्स 100% थे, इंटरसेप्शंस 4, रिकवरीज 11। नाइजीरिया की ये प्लेयर है, अब नाइजीरिया बाहर तो हो गए, लेकिन कैसी टीम लग रही है अब आने वाले वक्तों में? आपको लगता है कि वो स्पार्क नज़र आया है कि नेक्स्ट वर्ल्ड कप में काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की टीम बन के आएगी सामने? जी बिल्कुल, और लग भी रहा था कि इसमें भी सरप्राइजेस कर सकती है, ऑलमोस्ट कर भी दिया था, लेकिन ग्रुप स्टेज में काफ़ी मजबूत टीम लगी। ओवरऑल इनका डिफेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है व्यूअर्स वुमेंस गेम में, वो है आपका डिफेंस। मोस्टली हमने देखा है इस वर्ल्ड कप में भी कि डिफेंसेस काफ़ी वीक हैं। गोलकीपर्स बहुत आउटस्टैंडिंग है, लेकिन ओवरऑल डिफेंस वीक होता है। और लेस्टर सिटी के लिए ये खेलती हैं, और लेट्स सी। लेकिन फिलहाल जो है वो इंग्लैंड ने सरवाइव किया है, अगर सरवाइव का वर्ड हम यूज़ करें तो गलत नहीं होगा, और नेक्स्ट राउंड यानी क्वार्टर फाइनल तक के में जो है वो जगह बना ली है। नेक्स्ट जिस मैच की हम बात करने जा रहे हैं वो मैच हुआ है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस डेनमार्क के दरमियान। ऑस्ट्रेलिया जो है कोई नहीं सोच रहा था कि इतना ज़बरदस्त परफॉर्म कर जाएगी इस वर्ल्ड कप में, लेकिन अभी तक बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस उनकी तरफ से देखने को मिली है। 2-0 से उन्होंने डेनमार्क को शिकस्त दी है और क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। देखा ऑस्ट्रेलिया ने डेनमार्क को 0 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त देकर मैच में फतह हासिल की, और मैच में फतह के साथ साथ क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। सैम कर का पहला मैच था अफरीदी, लेकिन सैम कर के आने से पहले ही काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दे चुकी थी ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर। और गोल्स की अगर बात करें, 29वें मिनट में फोर्ड जो है उन्होंने गोल किया, और रैसो जो है 70वें मिनट में गोल किया। ऑस्ट्रेलिया के बारे में कोई नहीं सोच रहा था अफरीदी, वैसे नहीं, उनका जो क्योंकि होम ग्राउंड था तो उसका एडवांटेज था, और दूसरा ये कि इनके पास दुनिया की करंट बेस्ट प्लेयर सैम कर्क थी। वो ऑब्वियसली थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट हुआ कि वो वर्ल्ड कप से पहले इंजर्ड हो गई, जो कि बहुत बड़ा ब्लो था उनके लिए, लेकिन उनको एटलीस्ट ये वो था कॉन्फिडेंस कि हमारी टीम, बाकी टीम भी क्योंकि इंग्लिश क्लब्स के लिए मोस्टली खेलते हैं ये इनके खिलाड़ी, तो राउंड ऑफ 16 तक पहुंचा देंगे, और राउंड ऑफ 16 के बाद सैम कर ज्वाइन कर लेंगे, और ऐसा ही हुआ। टेम्पलेट उनका काफ़ी अच्छा चल रहा है अभी तक, और होम क्राउड जो बूस्ट इनको मिलता है खिलाड़ियों को वो साफ नज़र आ रहा है। कंपेटिटिव अगर बाकी टीम्स का देखा जाए तो इनके प्लेयर्स की एनर्जी डिफरेंट होती है। जी हाँ, स्टैट्स पे एक नज़र डालते हैं और मैच में देखते हैं कि डेनमार्क की तरफ से क्या एफर्ट की गई है। और ये आप देख रहे हैं शॉट्स 13 थे डेनमार्क की तरफ से, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 10 थे। शॉट्स ऑन टारगेट 3 थे डेनमार्क की तरफ से, 3 ही शॉट्स ऑन टारगेट थे ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, जिसमें से 2 उन्होंने कन्वर्ट किए गोल्स में। पोजीशन आप देख रहे हैं 56% डेनमार्क के पास था, 44% ऑस्ट्रेलिया के पास था। पासेस आप देख रहे हैं, पास एक्यूरेसी भी देख रहे हैं, और फाउल्स यहाँ पे देख रहे हैं आप, और कॉर्नर्स 4 मिले हैं ऑस्ट्रेलिया को, 2 मिले हैं डेनमार्क को। सैम कर अब आ गई हैं तो काफ़ी और भी मजबूत हो जाएगी अब क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया की टीम। और आपको नज़र आ रही है ये भी फाइनल में जाती है? ऑब्वियसली काफ़ी मजबूत टीम होगी, ऑलरेडी भी बहुत अच्छा खेल रही हैं बाकी प्लेयर्स, और सैम कर के आने से जो एक्स्ट्रा बूस्ट आप देखें, जब वो इंट्रोड्यूस होके आई भी है तो स्टेडियम जो है वो उनकी नॉइज़ ही डिफरेंट हो गई थी। तो ये तो है कि टीम बहुत मजबूत है, और एटलीस्ट सेमीफाइनल तक तो पहुंचना चाहिए। अब फाइनल में मुझे लग रहा है पर्सनली, अगर मैं इंग्लैंड और स्पेन को देखना चाहूँगा फाइनल में। ओके जी हाँ, इंग्लैंड लेट्स सी क्या होता है इन टीम्स का फ्यूचर आगे किस तरह से परफॉर्म है, क्योंकि अब इनके पास मौका कोई नहीं है, सारे मैचेस जीतने पड़ेंगे। जो प्लेयर हमने फीचर किए हैं वो है कैटलिन फोर्ड, बहुत ही शानदार इनकी परफॉर्मेंस। इनके स्टार्ट्स पर एक नज़र डालते हैं और देखते हैं कि कैसा परफॉर्मेंस दी है इन्होंने अपनी टीम के लिए। ये स्टैट्स आप देख रहे हैं कैटलिन फोर्ड के, और रेटिंग 8.3 थी, गोल 1 किया है, एक्यूरेट पासेस 65% थे, टचेस 43 थे, टैकल्स 100%, और रिकवरीज जो हैं वो 4 की हैं। जी हाँ, बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने परफॉर्मेंस दी है। और जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया और डेनमार्क का ये मैच ऑस्ट्रेलिया ने 0 के मुकाबले में 2 गोल से जीत कर अपने नाम किया और क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट, और हमें ज्वाइन कर चुके हैं मुआज़ अहमद, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, और बहुत ही गहरी निगाह है इनकी पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन और पाकिस्तान फुटबॉल के जितने भी हवाले उनके ऊपर। वेलकम बैक वंस अगेन। और क्या लेटेस्ट हैपनिंग्स हैं बताइए हमारे व्यूवर्स को। वेन्यूज़ का इंतखाब आपको मालूम है कि एक बड़ा मसला क्वालिफायर के लिए जो मसला बना हुआ था कि पाकिस्तान में पहले होने थे और अब फिर उन्होंने कहा न्यूट्रल वेन्यू, तो अब उस हवाले से कोई आई है लेटेस्ट? एग्जैक्टली उस पर अपडेट है। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की नॉर्मलाइजेशन कमेटी ने सऊदी अरब को रब्ता कर लिया है। अच्छा। और उनसे दरख्वास्त की जा रही है कि आप जो हमारी मेंस नेशनल साइड है कंबोडिया को होस्ट करने के लिए आप हमें अपना वेन्यू दें। तो सऊदी अरब से ये रिक्वेस्ट क्यों नहीं कर रहे कि आपने जो सऊदी प्रो लीग में इतनी इन्वेस्टमेंट की है
तो आप थोड़ी सी हमें ही नॉट आस्किंग फॉर मनी या बजट, बट हमें जो है वो थोड़ा ट्रेन होने के लिए हमारी जो मेंस की टीम है या वुमेंस की टीम है उनके लिए थोड़ा सा अपनी कोचिंग या उनको कैंप्स वगैरह लगा दें, थोड़ा सा उस हवाले से गाइड कर दें। दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन। असल में इस मंसूबे का दूसरा हिस्सा ये है कि वो ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान कंबोडिया के साथ खेलने से पहले मकामी क्लब्स के साथ पहले तो प्रैक्टिस करें वहाँ पर उनके वेन्यूज़ पे, उनके स्टेडियम्स में, और फिर मकामी क्लब्स के साथ मैच खेल के मैच प्रैक्टिस ले और फिर कंबोडिया से कम्पीट करें। यानी कि वर्ल्ड कप क्वालिफायर को ये इतना वेटेज दे रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और पाकिस्तान में होस्ट ना करने की 2-3 वजूहत आपके सामने ही हैं कि जो पंजाब स्टेडियम लाहौर है और जिन्ना स्टेडियम है उसमें फैसिलिटीज़ नहीं है, उसमें ड्रेसिंग रूम नहीं है, उसमें ब्रॉडकास्टर रूम नहीं है और उसमें मेडिकल रूम नहीं है और इस तरह की सहूलियात नहीं है। और फीफा के मयार के मुताबिक बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात वही होती है कि प्रॉब्लम्स बताने के लिए अगर शुरू करें तो 1000 प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन सॉल्यूशंस और जो फेडरेशन में लोग बैठे हैं या नॉर्मलाइजेशन कमेटी में जो लोग बैठे हैं उनको बिठाया ही इसलिए जाता है कि वो सॉल्यूशंस लेकर आएँ और सॉल्व करें इन प्रॉब्लम्स को, जो भी उनके पास रिसोर्सेज हैं। बट आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, अभी देखें 10 अगस्त तक जो नए वज़ीर आज़म का इंतखाब है वो भी मुमकिन है, तो वो सर्कमस्टांसेस भी प्रिवेल कर रहे हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि वो ऑब्वियसली वो हल तो कौन चाहता है कि मसाइल सर पर मंडलाते रहें। चलिए लेट्स सी जी, ठीक है, उसमें प्रायोरिटी मुझे लगता है तब्दील हो जाती है, तरजीहात का तयन करना पड़ता है आपको, इसीलिए उन्होंने चले देखते हैं थोड़ा सा, जहां इतना वक्त लिया थोड़ा और भी ले लें और उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। लेकिन ये आप देखें सऊदी अरब ने अप्रूव कर दिया या अभी जी उनकी तरफ से जवाब नहीं? अभी इनको उनके जवाब का इंतजार है, और लेकिन ये है कि वुमेन्स नेशनल टीम को उन्होंने इन्वाइट किया है दूसरी तरफ। अच्छा, पाकिस्तान वुमेन्स टीम को? जी हाँ, उन्होंने इन्वाइट किया है। 4 नेशन टूर्नामेंट खेलना है। ओके। और उनको जितना भी वैसे अप्रिशिएट किया जाए कम है, क्योंकि साल 2022 के आखिर तक अगर आप देखें उनकी परफॉर्मेंस का मयार बेहतर हुआ है। उन्होंने 4 पॉइंट्स जो है यानी कि 4 दर्जे अपनी परफॉर्मेंस को, अपनी कारकर्दगी को, अपनी रैंकिंग को बेहतर बनाया। अब वो 157 पर आ गए हैं। वैसे टोटल 188 हैं फीफा की जो वर्ल्ड रैंकिंग है। प्रीवियस कुछ जो मैचेस भी होते वहाँ पे काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी दी थी पाकिस्तान। जी हाँ, एग्जैक्टली। आपको याद होगा मालदीव के अगेंस्ट हम 7-0 से 7-0 से हम जीत के आए हैं। और फिर उसके बाद जो जनवरी में शुरू हुआ था टूर्नामेंट, उसमें भी हम सऊदी अरब के साथ हमने बराबर खेला, फिर हमने कोमोरोस को हराया। और सऊदी अरब वाला मैच कोई नहीं भुला सकता, उसमें जो वो फ्री किक पर गोल था। एग्जैक्टली, वो कैप्टन का वो जो गोल था वो तो उसने तो हमारे सर फखर से बुलंद कर दिए थे। वो ऐसी वो जारहाना फ्री। अब आप देखें ये ऐसे ही कुछ मोमेंट्स होते हैं। बिल्कुल लाइमलाइट में नहीं थी पाकिस्तान की विमेंस टीम, लेकिन वो एक जो उनका गोल था उसकी वजह से सब लाइमलाइट भी आया, सब मीडियाज़ की नज़रें भी आई, सोशल मीडिया हो, वेस्टर्न मीडिया हो, सब ने जो है वो अप्रिशिएट भी किया। और शायद ये वो परफॉर्मेंस ही है जिसकी वजह से सऊदी अरब अब दोबारा से हमारी खवातीन की टीम को जो है वो इनवाइट कर रहा है। जा रही है हमारी टीम। बिल्कुल एग्जैक्टली, इन्होंने भी उसको एक्सेप्ट किया है, एक्नॉलेज किया है। और मैं यही कहना चाह रहा था, बिल्कुल आपकी बात से मैं एग्री करूँगा कि इन्होंने सऊदी अरब ने इनकरेज किया है। ऑब्वियसली इनको इंसेंटिवाइज भी किया जाना चाहिए, क्योंकि देखिए उन्होंने परफॉर्मेंस शो की है। उनको जैसे मैचेस मिलना शुरू हुए हैं इस पूरे साल में, अगर देखा जाए रवां साल की बात कर रहा हूँ 2023 की, जनवरी से लेके अब तक ये 7 मैचेस खेले हैं और उसमें से 2 जीत भी आए हैं। और अगर आप इनका विन, वो जो तनासुब कारकर्दगी का परफॉर्मेंस भी अगर देखें वो भी काफी बेहतर है, मेंस के मुकाबले में तो बहुत बेहतर रही है। बहुत बेहतर है। एटलीस्ट इनके पास दे हैव समथिंग टू टेल। उन्होंने 2 मैचेस 7 में से जीते हैं, तो विन प्रोपोर्शन कितना बन जाता है? 2/7 into 100 आई गेस 28.5। तो उनके पास कारकर्दगी बताने के लिए है। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट ये है कि साल में जो पहले 4 नेशन कप हुआ उसके बाद अगर आप देखें तो ये ताजिकिस्तान से सिर्फ हारे, और उसके बाद आई एम श्योर हांगकांग से भी हारे। जुलाई में सिंगापुर का दौरा हुआ, फिर भी 4 दर्जे अगर उन्होंने अपनी रैंकिंग बेहतर बनाई है तो इट मीन्स उन्होंने। ठीक है, आपकी बात जो है वो हमने सुनी। अब ये बताए कि कितनी प्रिपेयर्ड है इस 4 मुल्की टूर्नामेंट के लिए? मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस लेवल जो है, परफॉर्मेंस नजर आएगी। जी डेफिनेटली, कॉन्फिडेंस जो है उनका वो स्काई हाई है। ऐलान हो गया अभी या अभी होगा? क्योंकि फाइनल प्लेइंग 11 का ऐलान नहीं हुआ, क्योंकि आपको याद होगा जो मालदीव से भी हम जीते थे उसमें नादिया खान जो एक ओवरसीज पाकिस्तानी, उनको शामिल किया गया था टीम में। उनकी हैट्रिक शामिल है, 4 गोल्स किए थे उन्होंने, तो बड़ी शानदार कारकर्दगी थी जो कभी भुलाई नहीं जा सकती। और हम बेस्ट ऑफ लक भी कहेंगे अपनी विमेंस टीम को, जो कि सितंबर में जा रही है सऊदी अरब में 4 मुल्की विमेंस फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए, और उम्मीद करते हैं अच्छी परफॉर्मेंसेस दे। बहुत शुक्रिया मास, आपने हमें ज्वाइन किया। इंशाल्लाह आपको दोबारा से हम इनवाइट करेंगे। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। ब्रेक। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट। प्रोग्राम में अब शामिल करेंगे कुछ लेटेस्ट हैपनिंग्स जो कि फुटबॉल में हो रही हैं। सबसे पहली खबर क्या है, और वो नेमार के बारे में है।
PSG will listen to offers for Neymar this summer after he informed the club he wants to leave. छोड़ना चाहते हैं, ये तो पहले ही मालूम था अफरीदी। क्या कबूल हो पाएगी इनकी ये ऑफर? ऑब्वियसली अब बार्सिलोना जाना चाहते हैं वापस, लेकिन बार्सिलोना ऑलरेडी जो प्लेयर्स वहाँ मौजूद हैं उनको भी अफोर्ड नहीं कर पा रही, और अब देखना पड़ेगा। उन्होंने तो ये भी कहा था ना फ्री भी खेल लेंगे, लेकिन वो फिर ला लीगा के रूल्स ऐसे हैं कि आप कोई भी अगर आप लेबर ले रहे हो किसी से, तो आप उसको जितने के वो हकदार है उतनी आपको बेसिक सैलरी लाजमी देनी पड़ेगी। तो नेमार की जो वैल्यू होगी तो अगर जाते हैं इस क्लब को छोड़ के तो बार्सिलोना भी नहीं खरीदती, फिर कहाँ जाएंगे? अच्छा, एक और जो अभी ऑप्शन एक्सप्लोर हो रही है वो ये हो रही है कि सऊदी प्रो लीग में ये चले जाएंगे। सऊदी प्रो लीग ने एक क्लब ने इनको ऑफर किया है कि आप हमारे पास आएँ, हम आपको ख़रीदेंगे और लोन पे बार्सिलोना को दे देंगे वापस। तो आपका बार्सिलोना में खेलने का जो ख्वाहिश है वो भी पूरी हो जाएगी और आप हमारे साथ भी खेल लेंगे। इसको कर सकते हैं ये कबूल? हाँ, ये एक सबसे मतलब ऐसी ऑप्शन है जो कि सारे फरीकैन जो इस डील में इन्वॉल्व हैं उसके लिए काबिल कबूल होगी। चलिए लेट्स सी, जा पाते हैं बार्सिलोना में नहीं, और सबसे पहले तो ये देखना होगा कि PSG इसको मानती है या नहीं मानती। नेक्स्ट हमारे पास क्या है आपको दिखाते हैं। नेक्स्ट जो है वो बायर्न म्यूनिख, ये हैरी केन वाला मामला जो है वो तूल पकड़ गया। बायर्न म्यूनिख आर एक्सपेक्टेड टू बिड अगेन फॉर हैरी केन। The German champions are not giving up on signing him despite their latest offer being rejected yesterday. ये latest offer कितनी थी और ये क्यों रिजेक्ट कर दिया टॉटनहम ने, जबकि उनके चेयरमैन भी कह रहे हैं कि इनको जाने दें? बिल्कुल, लेटेस्ट ऑफर अराउंड बोनसेस मिला के 100 मिलियन ही थी, और मसला ये है कि जो जुम्मे को उन्होंने लेटेस्ट बिड जमा भी करवाई थी तो बायर्न म्यूनिख ने कहा था कि टेक इट और लीव इट, और ये हमारी फाइनल बिड है और आपने जुम्मे को ही रिस्पॉन्ड करना है। एक तो उसी दिन रिस्पॉन्ड नहीं किया टॉटनहम ने, डिले करके किया, और अब बीच में उन्होंने नेगोशिएशन को तोड़ा नहीं है। मतलब उन्होंने एक स्टर्न जवाब नहीं दिया कि हम नहीं एक्सेप्ट कर रहे। उन्होंने कहा है कि आप थोड़ा सा मतलब इतना हमारा वैल्यूएबल प्लेयर है, अपनी जगह से हिलें, और हम तो अपनी जगह से 100 मिलियन दे तो कर तो रहे हैं, बोनसेस मिला के कर रही है। अब वो जो टॉटनहम है वो चाह रही है कि उनको जो फिक्स्ड प्राइस है ट्रांसफर की वो 100 मिले, साथ में फिर बोनसेस मिल के कोई 110 तक 115 तक पहुंच जाए बात। तो अब बायर्न म्यूनिख दोबारा इवैल्यूएट कर रही है, क्योंकि गोलकीपर भी चला गया है इंटर का, यूनाइटेड चला गया था, तो और मैनुअल नोयर जो हैं वो इंजर्ड हैं, तो उन्होंने गोलकीपर भी खरीदना है, और ये हैरी केन का भी ये चंद दिनों में ये फैसला कर लेंगे कि इन्होंने इनके बारे में क्या करना है। चलिए देखते हैं क्या मुस्तकबिल होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट है बार्सिलोना हैव 5 days to register the contract of Ilkay Gundogan with the La Liga, otherwise he will be free to leave the club. ये बड़ी खतरनाक खबर आई है बार्सिलोना के लिए अफरीदी, खतरे से भी बढ़कर है ये तो। जी बिल्कुल, अभी गुंडोगान ने अभी ही ज्वाइन किया था मैनचेस्टर सिटी से, फ्री ट्रांसफर इनको मिला था। मैच भी खेला था उन्होंने फ्रेंडलीज का। हाँ, मैचेस भी खेले हैं फ्रेंडलीज के, बहुत अच्छा खेल रहे हैं, टीम में डायरेक्ट फिक्स्ड हुए हैं और जेल कर रहे हैं, प्लेयर्स के साथ जेल भी हो गए। अब मसला ये है कि इनका जो बार्सिलोना के साथ कॉन्ट्रैक्ट था, क्योंकि इनको भी फाइनेंशियल कंडीशन बार्सिलोना की पता थी, तो क्लॉज में इन्होंने लिखा हुआ था कि आप अगर मुझे मतलब पहला जो गेम वीक होगा ला लीगा का उससे पहले रजिस्टर नहीं करते, तो उन्होंने क्लॉज लिखी थी कि मैं फ्री में आपको छोड़ के जा सकता हूं, और आपको मुझे पूरे साल का जो 10 मिलियन है जो मेरा सैलरी होगी वो मुझे अदा करनी पड़ेगी, और मैं जहां भी जाना चाहूँ जा सकता हूँ। अब ऑब्वियसली क्यों नहीं कर रही? क्योंकि जो सैलरी कैप है बार्सिलोना का वो पूरा हो चुका है। मतलब जो ला लीगा उनसे डिमांड करती है कि इससे ज़्यादा आप सैलरी नहीं दे सकते। जब इन्होंने आना था तब नहीं पता था बार्सिलोना को? बार्सिलोना प्लेयर्स बेचना चाह रही है। अब उस्मान डेम्बेले PSG चला जाएगा 5 दिन है, यानी इनको बेच के फौरन से ये कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है कि डेम्बेले तो वैसे भी PSG चले जाएंगे, कैसी भी चले गए हैं सऊदी प्रो लीग, तो वो जो सैलरी बोझ कम होगा वो तो इनका रजिस्टर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 5 दिन में ये सब कुछ हो पाता है या नहीं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी? नेक्स्ट एक बुरी खबर है चेल्सी के लिए। चेल्सी समर साइनिंग क्रिस्टोफर एनकुंकू अंडरवेंट नी सर्जरी टुडे एंड इज लाइकली टू मिस नियरली 4 months। ये बहुत बड़ा धचका है अफरीदी चेल्सी के लिए, क्या मैं गलत तो नहीं कह रहा? बिल्कुल सही बात है कि आप देखें कि प्रीमियर लीग शुरू होने से पहले ही जो स्ट्राइकर वाला है इनका मामला चल रहा था, और एक और लगा कि नंबर 9 का कर्ज कोई तो उतार दे। तो वो जो आने वाला प्लेयर था जो RB लाइप्जिग से बड़ा मतलब होप्स लेके आया था, वो तो लीग शुरू होने से पहले ही इंजर्ड हो गया है।
तो अब देखते हैं कि क्या बनता है, लेकिन बहुत बड़ा ब्लो है कि 4 महीने सर्जरी, 4 महीने तो मतलब मिनिमम है, उसके बाद भी सर्जरी को रिकवर होने में, जब ये टीम में और आएंगे आते ही एकदम तो परफॉर्म नहीं फिर करेंगे, उसमें भी वक्त लगेगा। हाँ ऑब्वियसली 10-10 15-15 मिनट पहले 4-5 मैचेस खेलेंगे, जेल होंगे, उसके बाद तो इस सीजन तो मुश्किल ही लग रहा है। देखते हैं चेल्सी इन हालात का कैसे मुकाबला करती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, और नेक्स्ट हमारे पास एक न्यूज़ है जो कि चैंपियंस लीग क्वालिफायर हैज बीन सस्पेंडेड आफ्टर अ फैन वाज स्टैब्ड टू डेथ। और ये वो लड़ाइयाँ हैं जिनकी शुरू में भी हमने एक पैकेज चलाया था आफरीदी, ये क्या है, थोड़ी सी खबर बताएं, ये क्या हुआ है और डेथ हो गई है इस फैन। ग्रीस और क्रोएशिया के 2 क्लब्स हैं, एथन और ज़ाग्रेब, डायनामो ज़ाग्रेब, इनके बीच में क्वालिफायर था यूएफए चैंपियंस लीग के लिए, और आज होना था। और रात को ही जो फैंस पहले से आए हुए थे, तो जो अल्ट्रा फैंस थे उनकी आपस में लड़ाई हो गई और अराउंड 100 गिरफ्तारियां भी हुई है, उसमें एक की अनफॉर्चुनेटली डेथ भी चली गई है, 8-9 जो हैं वो इंजर्ड भी हुए हैं। तो काफ़ी वायलेंट तूल पकड़ गया था ये जो लड़ाई थी। ये कुछ लेटेस्ट हैपनिंग्स और इसके साथ कुछ मैचेस, कुछ पैकेजेस जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं, और एक सिलसिला हम शुरू करने जा रहे हैं अपने यंगस्टर्स के लिए आफरीदी, और वो है वीडियोस का। और आप लोग अपनी वीडियोस भेजेंगे जो भी फुटबॉल के लवर्स हैं और जो फुटबॉल खेलते हैं और जिनके अंदर है टैलेंट और अपना टैलेंट शोकेस करना चाह रहे हैं, तो फास्ट स्पोर्ट्स जो है वो आपको ये प्लेटफॉर्म दे रहा है। अपनी वीडियोस जो है वो 0311773868 पर आप लोग हमें भेजेंगे, और जो भी बेहतरीन वीडियोस होंगी उनमें से फिर इंतखाब किया जाएगा, और आफरीदी उन बच्चों को जो है वो स्टूडियोज़ में भी बुलाया जाएगा और स्टूडियो में बुलाकर फिर इंशाल्लाह उनकी रहनुमाई भी की जाएगी, और आगे जितनी मदद हो पाएगी फास्ट स्पोर्ट्स जो है वो उनकी मदद करेगा पाकिस्तान की नेशनल टीम तक पहुँचने में। नंबर दोबारा से सुन लीजिए, 0311773868। इस पर आप अपनी वीडियोस भेजें और ये वीडियोस हम प्रोग्राम में चलाया भी करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप प्रोग्राम को रिपीट को देख सकते हैं fastsports.tv या फिर हमारे YouTube चैनल फास्ट स्पोर्ट्स पीके पर। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान अली मिर्ज़ा और सहरियाब आफरीदी को इजाज़त दीजिए। अब देखते रहिए फास्ट स्पोर्ट्स, होम ऑफ चैंपियन। अल्लाह हाफिज़।